स्टूडेंट्स, मैं हूं मौसमी और फिर आपका क्रिएटिव सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें 2 पार्ट हो चुका है और आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ जो है वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कैसे होता है? जैसे कि अगर ठोस है तो द्रव में कैसे परिवर्तित होगा, और अगर द्रव है तो वह गैस में परिवर्तित कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग जल का ले लेते हैं, तो वह ठोस के रूप में रहता है जैसे कि बर्फ के रूप में रहता है, और द्रव के रूप में अगर इसी बर्फ में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा। और इसी जल को और गर्म करेंगे, तापमान देंगे तो यह क्या बन जाएगा? जलवाष्प बन जाएगा। बन जाएगा ना? यानी कि पहले कुछ इस शेप में था, ये सॉलिड के शेप में था, अब क्या हुआ? लिक्विड के शेप में चेंज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ये गैस के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो ये होता कैसे है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे। इसी में है गलनांक। गलनांक किसको बोला जाता है? गलनांक। इसी को क्या बोला जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जब कोई भी ठोस है, कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था में रहे, अगर इसको हम तापमान देंगे, यानी कि कोई एक ताप दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तापमान देंगे तो एक निश्चित तापमान, ये तापमान कैसा होना चाहिए? निश्चित, यानी कि फिक्स होना चाहिए। एक निश्चित तापमान पर अगर यह ठोस है, यह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? लिक्विड, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में वो जो तापमान होगा, उस तापमान को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका गलनांक बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि बर्फ जो होता है, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? जल। तो यह 0 डिग्री इस बर्फ का क्या हो गया? गलनांक हो गया। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे आगे? क्वथनांक। और अगर बर्फ का जो 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसे हम केल्विन में लिखेंगे गलनांक, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। यहाँ एनसीईआरटी बुक में ये 273.15 केल्विन दिया हुआ एग्जैक्ट वैल्यू, कहीं कहीं पर ये 16 भी होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए ये 0.15 को छोड़ देंगे। ओके, जैसे कि अगर बर्फ जो है, बर्फ, एक एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे होगा। नेक्स्ट क्या है? क्वथनांक। इसको क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग। इसमें भी क्या होगा? कोई एक पदार्थ है जो किस अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में होना चाहिए। अब इस द्रव अवस्था वाले पदार्थ को अगर हम तापमान देंगे, क्या देंगे? तापमान देंगे, यानी कि गर्म करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो यह भी एक निश्चित तापमान पर क्या होगा? किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, होगा। तो फिर इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। फिर से समझते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ किस में परिवर्तित हो रहा है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन एक निश्चित तापमान पर। तब उस निश्चित ताप को ही हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट।
जैसे कि जल का क्वथनांक क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये पानी है, जल है, अगर हम इसे गर्म कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम आगे देखने वाले हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा होता क्या है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा। मान लेते हैं आप सभी ने जल तो अवश्य ही गर्म किया होगा। ये एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, पानी है। इसको हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं। और इसमें हम क्या लगा दिए हैं, एक थर्मामीटर लगा दिए हैं। ये एक थर्मामीटर है जिसमें कुछ रीडिंग्स है। जल जो है उसका सामान्य तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, उबलने लगता है। अगर हम इसको गर्म किए और इस जल का अगर रीडिंग मान लेते हैं, इस थर्मामीटर में दिखा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये पानी जब गर्म होगा और जब तक ये पानी में उबाल नहीं आ जाता है, यानी कि पूरी तरीके से ये उबलने लगेगा और ये गैस में, पूरा का पूरा पानी गैस में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक इस थर्मामीटर में ये रीडिंग चेंज नहीं होगा। यह एक जो तापमान है वह नियत रहता है, यानी कि चेंज होता ही नहीं है जब तक ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं होता है। तो हम तो इसको तापमान दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तापमान दिए जा रहे हैं, तो वह तापमान गया कहाँ, आखिर इसमें, इस थर्मामीटर में तो रीडिंग शो करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो जा रहा है। हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि कणों के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। जिसमें सॉलिड में क्या था, कुछ इस तरीके से था, बिल्कुल पास पास ये कण थे, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर था, और गैस में क्या था, और भी दूर दूर था, ठीक है। हमने क्या लिया है, जल, यानी कि ये वाला स्टेट। तो होगा क्या, जो भी हम तापमान दे रहे हैं वो तापमान क्या होगा, इसके बीच में जो भी आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को तोड़ने का काम करेगा। तो ये जो तापमान है, ये जो हम हीट दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, जल के अणुओं के बीच में, जल के जो कण हैं उसके बीच में जो भी एनर्जी है उसको वह ब्रेक कर रहा है। इसलिए जब तक कि यह जल पूरी तरीके से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता, इस थर्मामीटर में तापमान क्या होगा, नियत रहेगा। तो ये जो एनर्जी है जो इस आकर्षण बल को तोड़ने का काम कर रहा है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। अगर यह काम जल में हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। उसी तरीके से अगर यह काम बर्फ में होता, ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, तो फिर उसको हम क्या बोलते, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ना बोलकर गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, समझ में आया ये। तो ये है गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम कर क्या रहे हैं, आखिर ठोस से द्रव और द्रव से गैस में कैसे परिवर्तित हो रहा है। अगर यह ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, ठीक है, तो इस ठोस अवस्था से हमको किस में जाना है, द्रव अवस्था। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं। और इस द्रव को अगर हमको फिर से किसी दूसरे स्टेट में जाना है, यानी कि किस में, गैस में परिवर्तित करना है, गैस की अवस्था में, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से इस द्रव को क्या देंगे, गर्म करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर द्रव है, ठीक है, जैसे कि पानी है, उस पानी को अगर आपको बर्फ बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे,
यानी कि शीतलता देंगे, बिल्कुल ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो द्रव किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठोस में परिवर्तित होगा। अब क्या है, जलवाष्प है, उस जलवाष्प को अगर द्रव में परिवर्तित करना है तो फिर हम क्या करेंगे? तापमान कम करेंगे, यानी कि शीतलता, कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो फिर ये गैस से किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अवस्थाओं में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है यह हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि तापमान में, एक तापमान से दूसरे तापमान में हम लोग चेंज कैसे करेंगे, कन्वर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि तापमान नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से पढ़ते हैं ना, लेकिन क्या आपको मालूम है तापमान का, टेम्परेचर का एसआई यूनिट यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है वह क्या होता है? केल्विन होता है। लेकिन क्या हम लोग केल्विन में तापमान को मापते हैं? नहीं मापते हैं ना। तो फिर अपनी सुविधा के लिए हम इसे डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में मापते हैं। इसी को डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ओके, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में तापमान को कैसे परिवर्तित करते हैं वह देखेंगे। आगे हम देखने वाले हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है। एक क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हमको किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है, जो एक टेम्परेचर दिया हुआ है वो लिख लेना है, और टेम्परेचर प्लस क्या करेंगे? 273। ठीक है, ये हमको याद कर लेना है। जो भी वैल्यू दिया हुआ होगा उसको यहाँ पुट करेंगे और निकल जाएगा कि हमारा जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कितना आया। जैसे तापमान का यहाँ पर T मतलब तापमान यानी कि टेम्परेचर, यहाँ पर T का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं 250 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक, अब इसको हमको फिर से किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है। क्या वैल्यू आएगा? सेम यही करना है हमको। केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा? T प्लस 273 केल्विन, ये हो जाएगा। हम यहाँ पर 0.15 को नहीं ले रहे हैं, अक्सर नहीं लिया जाता, अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं। यहाँ पर T का वैल्यू क्या है? 250 प्लस ये वैल्यू फिर से पुट कर देंगे 273, 0 प्लस 3, 3, 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 12, 2, 1 इज रिमेनिंग, 2, 2, 4 एंड 1, 5, इतना ये केल्विन में चेंज हो गया। यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 523 केल्विन। ओके, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में तापमान को कैसे परिवर्तित करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन सपोज दैट दिया हुआ है 500 केल्विन, इसको किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या लिखेंगे? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो भी तापमान दिया हुआ है वो लिख लेंगे माइनस 273 हो जाएगा। टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500, ये लिख लिए, माइनस 273, ये आ गया। अब इसको घटा देते हैं, 10 में 3 क्या हो जाएगा? 7, 9 में 7, 2 और फिर 4 में 2 यानी कि 227 डिग्री सेल्सियस कि 500 केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 227 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं दिया हुआ है 300 केल्विन, इसको किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। सेम रिपीटेशन हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो लिखेंगे माइनस 273,
ओके, नेक्स्ट t का वैल्यू क्या दिया हुआ है 300 लिख लिए, माइनस 273। अब घटा देते हैं, 10 में 3 7, 9 में 7 2 और फिर 2 में 2, 0 हो गया। तो ये इतना 27 केल्विन हो गया, मतलब 300 केल्विन इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे। तो यहां तक समझ आए कैसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। देखते हैं कि क्या होता है ऊर्ध्वपातन, इसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। देखिए, अगर मान लेते हैं हमको क्या दिया हुआ है, कोई एक ठोस पदार्थ है, ठीक, सपोज दैट मेरे पास में अमोनियम क्लोराइड है, ठीक, ये क्या है ठोस अवस्था में है। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एक एग्जाम यहाँ पर एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। ये चीनी मिट्टी का एक प्याला है, ओके, यहाँ पर नीचे बर्नर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और यहाँ हम तापमान देंगे। इस चीनी मिट्टी के प्याले में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं, ओके। अब इस चीनी मिट्टी के प्याले को एक कप की सहायता से हम कीप की सहायता से, कीप की कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, उल्टा इस तरीके से रख देंगे और इसके ऑपोजिट यहाँ पर कॉटन से यानी कि रुई से बंद कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं, हम तापमान दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है जो ठोस अवस्था है वह गर्म होगा और गर्म होकर यह सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। तापमान मिला, तापमान मिलने के बाद इस किस में परिवर्तित हुआ, गैस में परिवर्तित हुआ। और जब यह ऊपर जाएगा ना, और जब ठंडा हो जाएगा तो इस आसपास कहीं पर यह फिर से जम जाएगा और जम कर क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। जैसे ही इसका तापमान कम हुआ यह क्या बन गया, ठोस। सबसे पहले इस अमोनियम क्लोराइड जो ठोस में था उसको हम गर्म किए तो यह किस में परिवर्तित हुआ, गैस में परिवर्तित हुआ। और यही गैस जब और ऊपर गया और तापमान कम हो गया तो यह किस में परिवर्तित हो गया, ठोस में। देखिए यहाँ कहीं पर भी यह जो अमोनियम क्लोराइड है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। द्रव अवस्था में तो यह परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जब यह ठंडा होगा तो वापस यह गैस किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक, या फिर निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। कोई भी एक ठोस पदार्थ है, अगर यह अमोनियम क्लोराइड है तो इसे गर्म करेंगे तो यह बिल्कुल भी सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। और फिर यही गैस ठंडा होने के बाद वापस से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे निक्षेपण। ओके, नेक्स्ट, अब इसका हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे, कि कैसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो रहा है कोई भी चीज, तो उसे बोलेंगे क्या। जैसे मान लेते हैं कि ये ठोस है, ठीक। अब इस ठोस से अगर कोई एक पदार्थ सीधे का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया तो इसको क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। और फिर इस गैस को वापस से ठंडा करेंगे तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, निक्षेपण। निक्षेपण, ओके। अब ठोस को अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं और यह क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संगलन। क्या कहा जाएगा, संगलन। और फिर वापस से इस द्रव को जब ठंडा किया जाएगा
और फिर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तब इसे क्या कहा जाएगा? जमना, यानी कि यह जम जाता है। फिर इस द्रव को अगर फिर से हम गैस की अवस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तब फिर उसको क्या कहा जाएगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। और फिर इस गैस को वापस से जब हम ठंडा करेंगे तो फिर यह क्या कहलाता है? संघनन। संघनन। ओके, ठोस से अगर हम गैस में जा रहे हैं तो ऊर्ध्वपातन, अब इस गैस से वापस ठोस की अवस्था में आ रहे हैं तो फिर निक्षेपण। अगर ठोस से हम द्रव में जाएंगे तो फिर संगलन, और द्रव से अगर ठोस में आएंगे तो फिर जमना। द्रव से गैस में वाष्पीकरण, और फिर गैस से वापस द्रव में तो संघनन कहलाएगा। अब क्या होता है? दाब परिवर्तन में प्रभाव क्या होगा? अगर हम किसी भी पदार्थ में दाब अप्लाई करते हैं, यानी कि एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? मान लेते जैसे कि घर में क्या यूज होता है? एलपीजी यूज होता है। कोई एक सिलेंडर है, उसमें कई सारे गैसेस हैं, तो उसको स्टोर कैसे किया जाता है? गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या किया जाता है? ऊपर से इस गैस के कणों को प्रेशर अप्लाई किया जाता है, दाब दिया जाता है, ताकि ये कण क्या हो जाए? नजदीक नजदीक आ जाए, बिल्कुल पास पास आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा? दाब अप्लाई करना होगा, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करना होगा। जैसे कि मान लेते गर्मी का मौसम है, पूरा ग्राउंड में बच्चे ऐसे स्कूल में हैं, ठीक है, उसके बाद खेल रहे हैं, दूर दूर सब कोई है। अब बेल बज गई, सभी अपने अपने क्लासरूम में चले गए, तो क्लासरूम में जाने के बाद क्या हो गया? सभी पास पास आ गए, ठीक है। गर्मी का भी मौसम कम है और फैन भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? तापमान तो अधिक हो जाएगा ना। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, यानी कि ये कण जो है वो पास पास आ जाएंगे, तो ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी दाब अप्लाई किया जाएगा तो फिर यहाँ पर तापमान को कम किया जाएगा, ठीक है। जब हम दाब बढ़ाएंगे और तापमान को कम करेंगे तो कोई भी गैस जो होता है, गैस है, वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? द्रव अवस्था में। आप लोग बोलते हैं एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो गैस तो लिक्विफाइड, लिक्विड क्यों? क्योंकि यह जो गैस है उस पर दाब अप्लाई तो किया गया है, लेकिन तापमान को घटा दिया गया है, जिससे ये गैस जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? दाब को बढ़ाया जाता है और तापमान को घटाया जाता है। इसलिए हम लोग जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसको हम ठोस रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो इसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में इतना अधिक दाब और तापमान होता है कि जब इस गैस अवस्था से यह सीधे के सीधे क्या होता है? गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। जब गैस में, यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो यह गैस को पहले द्रव अवस्था में बदलना चाहिए था, लेकिन द्रव अवस्था में यह बदलता ही नहीं है और सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए शुष्क बर्फ, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट,
अब हम लोग आगे देखेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन। ओके, यह होता क्या है? किसी भी द्रव को, यह क्या होगा, कोई भी अगर द्रव है यह किसी भी तापमान पर, कोई जरूरत नहीं है कि कोई एक निश्चित तापमान होना चाहिए, किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर अगर यह द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाएगा। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में किसी भी तापमान में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो यह जो वाष्पीकरण है, इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है, वो हम लोगों को देखना है। जैसे कि एक तो होता है सतही क्षेत्रफल। क्या है? सतही क्षेत्रफल। आप सभी स्कूल जब जाते होंगे तो जरूर से चाय रोटी तो खाया होगा आपने, या फिर प्याले में चाय और फिर कप में चाय जरूर आपने पिया होगा, पिया है। तो ये बताना है आपको चाय किस में जल्दी ठंडा होगा, कप में या फिर प्याले में। जाहिर सी बात है प्याले में जल्दी ठंडा होता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि कप में कम सरफेस एरिया होता है, जो सतह होता है वो कम होता है। हमको मात्र इतने से एरिया में यानी कि यहाँ पर सतह जो ऊपरी भाग दिख रहा है वो कम एरिया है, बस वहां से ये वाष्पन होगा। लेकिन जैसे ही प्याले में चाय डालेंगे तो वो चाय का जो सतह है वो क्या होता है? फैल जाता है, बिल्कुल फैल जाएगा। तो इसका सतह बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा एरिया से होगा, तो चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो चाय है वह कप में पीने की बजाय प्याले में पीना अधिक आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि प्याले में वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। प्याले का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कप से अधिक होता है, इसलिए प्याले की कप की अपेक्षा प्याले में चाय पीना आसान होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कपड़ा है, ठीक है, भीगा हुआ कपड़ा है, गीला कपड़ा है, आपको सुखाना है, ठीक है। अगर आप उसको बिल्कुल गीला कपड़ा को फोल्ड करके ऐसे ही टांग दिए टंगने में, तो क्या वह जल्दी सूखेगा? या फिर इसको बिल्कुल फैला के अगर आप सुखाए हैं तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? जिसको आपने फैला के सुखाया है। यानी कि जिसका सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसमें वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। तो यह तो एक क्या हो गया? एक सतही क्षेत्रफल। नेक्स्ट, ताप यानी कि तापमान। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। हम तापमान जितना अधिक बढ़ाते हैं वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगा? जैसे अभी बारिश के मौसम में, मॉनसून के मौसम में आप क्या करते हैं? कपड़े नहीं सूखते, यूनिफॉर्म नहीं सूखा, स्कूल का टाइम हो गया, आप उसे क्या करते हैं? आयरन करते हैं ना। तो आयरन कर रहे हैं मतलब उसमें तापमान प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हीट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही उसको हीट मिलता है तो वह क्या होता है? वाष्पीकरण का दर होने लगता है, वाष्पीकरण का जो रेट है वह बढ़ जाता है और आपका कपड़ा क्या होता है? सूख जाता है। मतलब तापमान जितना अधिक होगा वाष्पीकरण का दर उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? आर्द्रता। आर्द्रता, अब आर्द्रता किसको कहा जाता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी होता क्या है? यानी कि आर्द्रता क्या होता है? एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल वातावरण में जो भी जलवाष्प के कण मौजूद हैं उसी को आर्द्रता कहा जाएगा। अब आर्द्रता ये बताइए, वर्षा के मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में आर्द्रता अधिक होगा या फिर गर्मी के मौसम में आर्द्रता अधिक होगा? जाहिर सा बात है बारिश के मौसम में आर्द्रता अधिक होगा, क्योंकि जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वायु में ऑलरेडी तैर रहे हैं। तो इसलिए वर्षा के मौसम में आर्द्रता क्या होता है? अधिक होता है। जबकि गर्मी के मौसम में आर्द्रता क्या होता है? कम होता है। अब हमको क्या करना है? कपड़ा सुखाना है, ठीक है। तो कौन से मौसम में कपड़ा जल्दी सूखेगा? गर्मी के मौसम में
या बारिश के मौसम में? चूंकि जलवाष्प का मात्रा ऑलरेडी अधिक है बारिश के मौसम में, तो फिर यहां तो वाष्पीकरण का रेट क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण का रेट क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन गर्मी के मौसम में चूंकि गर्मी इतना अधिक है, जल के मॉलिक्यूल्स वातावरण में ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि आर्द्रता क्या होगा? जितना अधिक आर्द्रता होगा, आर्द्रता जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। ओके, ये 3 हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वायु की गति। दिख रहा है? ऊपर लिख देते हैं, वायु की गति। ओके, अब वायु की गति जितनी अधिक होगी, वाष्पीकरण का दर भी उतना ही अधिक होगा। आपने देखा है, पंखे में आप कपड़े सुखाते हैं और नॉर्मल रूम में हम सुखा दिए, तो फिर कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? जो पंखे में हमने डाला है वो कपड़ा जल्दी सूखेगा, या फिर नॉर्मल रूम में हमने जो कपड़ा डाला है वो जल्दी सूखेगा? जाहिर सी बात है कि पंखे में जो कपड़े डाला गया है वो जल्दी सूखेगा। यानी कि वायु की गति अगर बढ़ जाती है तो फिर वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाएगा। हमने क्या क्या देखा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक? पहला, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, तापमान, वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। तापमान अगर हम बढ़ाते हैं, जितना अधिक तापमान होगा, वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। वायु की गति अगर हम बढ़ाएंगे, जितना अधिक वायु की गति होगी, वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्द्रता जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण का दर कम हो जाएगा। तो ये सभी कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण ही हमें क्या होता है? शीतलता का अनुभव होता है, ठंडा लगता है। शीतलता का अनुभव क्यों होता है? जब कभी भी वाष्पीकरण हो रहा है तो वह क्या करता है? अपने आसपास से जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको तो ले रहा है। तो फिर उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को जब वह ले लेता और वाष्पित हो जाता है, तो उसी से हम लोगों को शीतलता का अनुभव होता है। क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में कौन से वस्त्र पहनना पसंद करते हैं? सूती वस्त्र। तो गर्मियों में हम सूती वस्त्र ही क्यों पहनते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहना जाता है। देखिए, जो सूती वस्त्र होते हैं ना, ये पसीना को अच्छे से अब्जॉर्ब करके रखता है, अवशोषित करके रखता है। अब इससे होगा क्या? आपके कपड़े पर अगर पसीना फंसा हुआ, यानी कि जल के कण मौजूद हैं, अब क्या करेगा? गर्मी में आपको गर्मी बहुत अधिक लग रहा है, तापमान है ऑलरेडी वातावरण में, तो वह क्या करेगा कि आपके कपड़े में जो भी जल के कण मौजूद है, वहां से ऊर्जा लेगा वाष्पीकरण के लिए। यानी कि वाष्प बनने के लिए आपके कपड़े में जो भी जल के कण मौजूद है, वहां से और उसके आसपास से क्या करेगा? यह जल के कण जो हैं, जल के कण तब क्या करेंगे? ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और ऊर्जा ग्रहण करके यह क्या करेगा? वाष्पित होगा, और वाष्पित होने से क्या होता है? हमें शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में जो सूती वस्त्र होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें जल फंसे हुए होते हैं, जल के कण। तो वह जल का कण वाष्पित होने के लिए आपके शरीर से और उसके आसपास से ऊर्जा ग्रहण करता है, और जैसे ही वाष्पीकरण का प्रक्रिया होता है तो फिर आपको किसका अनुभव होता है? शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए आप गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं? सूती वस्त्र। उसी तरीके से जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो मटका होता है, मिट्टी के मटके में पानी जो होता है वह ठंडा होता है। तो यह मिट्टी के मटके में पानी ठंडा क्यों होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस मिट्टी के बर्तन में बिल्कुल यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा, जहाँ से जो जल है
उसका रिसाव होता है, बिल्कुल हल्का हल्का वो लीकेज की तरह से बाहर आता है। और ऑलरेडी वातावरण में क्या है, गर्मी है यानी कि तापमान है, तो वो क्या करेगा, इसके आसपास से, इस घड़े के जल से और इसके आसपास में जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब होगा और यह फिर से वाष्पित होगा। और वाष्पित होता है तो यहाँ से चूंकि ऊर्जा ले चुका है तो यहाँ का जो जल का तापमान है वह क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए घड़े का जो जल है वह ठंडा होता है। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से क्या होता है, जल का रिसाव होता है। जब जल का रिसाव होगा तो आसपास में वायु में मौजूद जो भी गर्मी है, ऊर्जा है, वह ऊर्जा क्या करेगा, यहाँ से जो जल के कण हैं, ये जल के कण अंदर से और आसपास के वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करके वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा और यह जो घड़ा में जो जल मौजूद है वह ठंडा होगा। इसलिए मटके का जल या घड़ा का जल क्या होता है, ठंडा होता है। या फिर आपने एक देखा होगा, जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या कोई ग्लास में बिल्कुल बर्फ भरा हुआ है, ठीक है, ये बर्फ के टुकड़े हैं या कोई एक बोतल है, ठीक, इस बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स है, या बिल्कुल चिल्ड ठंडा है या फिर ये बर्फ के रूप में मौजूद है, तो आप टेबल पे इसे रख दिए। कुछ समय बाद देखेंगे कि इसके आसपास क्या होता है, जल के कण बाहर नजर आते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल पैक्ड था, तो क्या बाहर अंदर का पानी बाहर आ गया? क्या इस ग्लास का पानी रिस कर बाहर आया है? ऐसा तो नहीं है, इस ग्लास में तो छिद्र भी नहीं है। तो फिर हो क्या रहा है, चूंकि ये जो बर्फ है यह 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा, तभी तो यह बर्फ के रूप में मौजूद है। जब यहाँ का तापमान बहुत कम है तो आसपास में क्या है, वायु है, मौजूद है जो तैर रहे हैं, और इस वायु का तापमान जाहिर है कि इस बोतल या ग्लास में मौजूद जल से अधिक है। जब यह इनकी दीवारों से टकराते हैं तो यहाँ का तापमान क्या है, बहुत कम है, और बहुत कम होने के कारण यहाँ पर जो भी वायु में जल के कण मौजूद हैं जो जलवाष्प के रूप में है, इसके संपर्क में आते ही किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि प्रक्रिया क्या हो रहा है, संघनन का प्रक्रिया हो रहा है। इसीलिए बर्फ से भरे हुए ग्लास या बोतल के चारों ओर में कुछ समय पश्चात जल के कण दिखाई देते हैं। आप बारिश में देखे होंगे कि बादल बन कैसे रहे हैं, नॉर्मल मौसम में या फिर बाकी टाइम में क्या हो रहा है, जैसे उस पर टेम्परेचर पड़ रहा है जल पे, तो जल क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, यानी कि वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, तापमान कम हो गया, तो तापमान कम होने से वह क्या होगा, गैस किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव की अवस्था में। उसी तरीके से यहाँ पर भी यह वायु जो है जैसे इस बोतल से टकराने से क्या हो रहा है, इसका तापमान कम है, तो इस वायु में मौजूद जल के जो कण मौजूद हैं जो वाष्प के रूप में हैं, उसको यह किस रूप में परिवर्तित कर दिया, द्रव के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए इस बोतल के आसपास या बिल्कुल सामने में इसके चारों ओर द्रव के कण मौजूद दिखाई देते। ओके, तो ये जो चैप्टर है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए या फिर कहीं पर भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर नोट्स चाहिए तो भी कमेंट करेंगे, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।